नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शारदा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजी दैट अपीयर इन एग्जाम्स। इट मीन्स कि बायोलॉजी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में, और थोड़ा सा हम उसके बारे में उन क्वेश्चंस पर एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो देखिएगा, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। क्लियर? तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो इस तरह से, आज हमने सारे क्वेश्चंस को हिंदी में ही लिया है। हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो ये है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? क्लियर? शरीर की सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लीवर या यकृत, और स्टमक या आमाशय। क्लियर? इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या क्या वो भी देख लो। सिलाइवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लीवर और स्टमक। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपको ये बताना। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? लीवर। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लें कि ग्लैंड्स, जिनका मतलब होता है ग्रंथियाँ। देखिए, हमारे शरीर में जो ग्रंथियाँ होती हैं ना, ये शरीर का अंदरूनी अंग होती है, एक इंटरनल ऑर्गन्स होती है। क्लियर? ग्रंथियाँ शरीर का कौन सा अंग होती है? अंदरूनी अंग होती हैं। और ग्रंथियाँ जो होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। क्लियर? ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो होती है एंडोक्राइन्स और दूसरी होती है एक्सोक्राइन्स। क्लियर? एंडोक्राइन्स यानी अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन यानी बाह्यस्रावी। क्लियर? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अब आप लोगों को इनमें डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या ग्रंथियाँ, कौन सी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें ग्रंथियों में का जो बेसिकली वर्क है शरीर में वो ये है कि ग्रंथियों से एक प्रकार के या कुछ प्रकार के केमिकल्स या रसायन क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ से क्या होते हैं? केमिकल सिक्रीट होते हैं। क्लियर? और ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये हॉर्मोन्स हो सकते हैं या तो ये एंजाइम्स हो सकते हैं, जो हमारे शरीर के या तो हॉर्मोन्स या फिर एंजाइम। तो एंजाइम जो है वो शरीर में डाइजेशन से रिलेटेड वर्क परफॉर्म करते हैं, और हॉर्मोन्स जो होते हैं वो शरीर की कई सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि शरीर की ग्रोथ है, शरीर के कई सारे ऐसी फीलिंग्स हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो कंट्रोल करते हैं और जिनको रेगुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें ग्रंथियों की, तो दो टाइप की होती है, एक अंतःस्रावी और दूसरी बहिर्स्रावी। अब देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ना, इनकी विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता ये है कि इनके साथ डक्ट नहीं पाई जाती। इट मीन्स कि ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। क्लियर? डक्टलेस मतलब उनमें नलिका नहीं होती, और ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। इसका मतलब इनमें नलिकाएं पाई जाती है। तो क्या होता है कि जो भी केमिकल एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि नलिका तो है नहीं जो उन्हें एक पर्टिकुलर भाग तक छोड़कर आए। तो वो डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड के माध्यम से अपने निश्चित या अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ब्लड के माध्यम से ही वो उस अंग के अंदर, उस कोशिकाओं, उन ऊतकों के अंदर या उन कोशिकाओं के अंदर पहुंचते हैं। टारगेट तो सेल ही है, कोशिका ही है। अब देखिए, एक्सोक्राइन में डक्ट होती है, डक्ट यानी नलिका होती है। तो नलिका के माध्यम से जो भी केमिकल बने वो एक निश्चित अंग पर ही जाकर सिक्रीट होते हैं। क्लियर? तो हल्का सा समझ में आया होगा आप लोगों को कि जो ग्रंथियाँ होती है वो कितने टाइप की होती है। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल यहाँ पे बताएं। एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ जिनके साथ डक्ट पाई जाती है। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि मतलब कि हमारी आंखों में जो लेक्रिमल ग्लैंड्स पाई जाती है। क्लियर? लेक्रिमल ग्लैंड्स को ही हम अश्रु ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे आंखों में पाई जाती है, और जहाँ से आंसू निकलते हैं या जिनसे आंसुओं का निर्माण होता है। अब दूसरे नंबर पर है स्तन ग्रंथियाँ, या हम उनको मेमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। मेमरी ग्लैंड्स है स्तन ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ सिर्फ फीमेल मेमल्स में ही एक्टिव पाई जाती हैं, जिनमें कि मिल्क का या दूध का निर्माण होता है ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के समय पर।
तो बेसिकली अगर लेक्रिमल ग्लैंड्स की बात करें तो फीमेल मेमल्स में ही एक्टिव होती है। इसके बाद होती है एक्राइन या स्वेट ग्लैंड्स या पसीने की ग्रंथियाँ। अब देखिए पसीने की जो ग्रंथियाँ होती है ना वो हमारी त्वचा पर पाई जाती है और यहाँ से क्या होता है, पसीने का निर्माण होता है। इसके बाद है स्लाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि। तो हमारे माउथ में लार ग्रंथियाँ या स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जिसमें कि कुछ एंजाइम्स बनते हैं, जैसे जो पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस का निर्माण होता है, तरल पदार्थ युक्त लार का निर्माण होता है यानी स्लाइवा का निर्माण होता है। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो हमारे माउथ में पाई जाती है। इसके बाद है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इट मीन्स अग्नाशय। तो अग्नाशय भी क्या है, पेट में जो भी फूड है, भोजन है, भोजन को पचाने के लिए यहाँ पर पेंक्रियोटिक जूस यानी अग्नाशयी रसों का निर्माण होता है। इसके बाद है लीवर, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। इसमें भी डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए एक इम्पोर्टेंट एंजाइम बनता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, हिंदी में बोलते हैं पित्तरस। क्लियर, जो हरे भूरे रंग का तरल पदार्थ है जिसमें लवण एवं पाचन पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। अब इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं। तो हम ये समझ लें कि इस डायग्राम में एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कौन कौन सी ग्रंथि हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस कोई ग्रंथि नहीं होती है, ब्रेन का एक पार्ट होता है जो सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अब हम बात करें तो पीनल और पिट्यूटरी, पीनल ग्रंथि और पिट्यूटरी है प्यूस ग्रंथि, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। क्लियर, पीनल और पिट्यूटरी। इसके बाद हमारे गले में दो ग्रंथियां होती है, एक थायराइड और दूसरी पैराथायराइड। पैराथायराइड यहाँ पे लिखी नहीं है। तो थायराइड और पैराथायराइड, जो पैराथायराइड छोटी छोटी 4 ग्रंथियां होती है जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही होती है। इसके बाद है थाइमस ग्रंथि जो हमारे हृदय के पास होती है, थाइमस। इसके बाद लीवर, तो वो एक्सोक्राइन होगी। स्टमक कोई ग्रंथि नहीं है, स्टमक के अंदर ग्रंथियाँ होती है वो भी एक्सोक्राइन। ड्यूडेनम कोई ग्रंथि नहीं है। पेंक्रियाज ग्रंथि है वो एक्सोक्राइन है। एड्रिनल ग्लैंड, देखिए एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। क्लियर, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल या अधिवृक्क। किडनी कोई ग्लैंड नहीं है। फिर हम बात करें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की, तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मेल और फीमेल में अलग अलग होगी। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो होती है ओवरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो कौन सी है, ओवरी है, इट मीन्स अंडाशय। इसके अलावा प्लेसेंटा और यूटेरस भी पार्ट हैं लेकिन ओवरी ही ग्लैंड है। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सी होती है, टेस्टिस। क्लियर, यानी ब्रेस्ट। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है या रिसाव होता है। यानी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इट मीन्स ओवरी, यूटेरस, क्लियर, उनमें से किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन या सभी कथन सत्य हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी राइट्स, और सभी क्या है, सही है। यानी क्योंकि एस्ट्रोजेन का भी फॉर्मेशन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का भी होता है और रिलैक्सिन का भी होता है। क्लियर, देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स की बात करें तो ये रेगुलरली सिक्रीट होते हैं फीमेल ओवरी से। क्लियर, लेकिन रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है ना ये सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही सिक्रीट होता है। क्लियर, जब डिलीवरी होती है या डिलीवरी के पीरियड के समय ही ये रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है ताकि इजीली प्रेगनेंसी हो पाए, इजीली क्या हो पाए, डिलीवरी हो पाए। क्लियर, इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन का इंपॉर्टेंस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर है वो ये है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करने वाला नियंत्रित किसके द्वारा होती हैं। तो मनुष्य में जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं मनुष्य के शरीर में जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, इट मीन्स जो ऐच्छिक गतियां हैं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। अब देखिए आप लोगों से इतना समझें कि मूवमेंट की बात हो रही है, मूवमेंट का मतलब गति की बात हो रही है। क्लियर ना, मूवमेंट या फिर गति। अब हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे शरीर में क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसे, जैसे हमने हाथों से मूवमेंट कर रहे हैं, हम हाथों को इधर उधर मूव कर रहे हैं, पैरों से मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इस तरह से हमारे शरीर में मूवमेंट होता है, गति होती है। क्लियर, अभी जो मूवमेंट होता है ना, जो गति होती है, ये आप लोग बोल सकते हैं कि 2 टाइप की होती है। क्लियर, जो मूवमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक तो होता है ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐच्छिक, और दूसरा होता है अनैच्छिक यानी जिसमें हमारी इच्छा नहीं है पर वो मूवमेंट तो हो रहा है, गति तो हो रही है। क्लियर, तो शरीर के अंदर जो मूवमेंट होता है ये 2 टाइप का होता है, एक वॉलेंट्री और एक नॉन वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक। क्लियर, अब जो भी मूवमेंट होता है शरीर के अंदर, जो भी गति होती है, उसको परफॉर्म करते हैं हमारे मसल्स। तो मूवमेंट किसके कारण होता है,
मसल्स के कारण, MUSSCLES मसल्स, इट मीन्स मांसपेशियाँ। तो शरीर के अंदर का जो भी मूवमेंट होता है ना उसको मसल्स ही परफॉर्म करती हैं, मांसपेशियों के द्वारा ही वो मूवमेंट होता है। क्लियर। अब आप लोग पता है कि मसल्स का काम है मूवमेंट कराना शरीर को, और चूंकि हमें पता है कि मूवमेंट 2 टाइप के होते हैं, इसलिए मसल्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। मसल्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। कौन कौन सी 3 टाइप की? पहली होती है वॉलेंट्री मसल्स यानी ऐच्छिक पेशियाँ, दूसरी होती है नॉन वॉलेंट्री मसल्स यानी अनैच्छिक पेशियाँ, और तीसरी होती हैं कार्डियक मसल्स यानी हृदयक पेशियाँ। हृदय में भी मूवमेंट होता है इसलिए वहाँ पर भी मांसपेशियाँ होती हैं। इस तरह से मसल्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है नॉन वॉलेंट्री, और तीसरी होती है कार्डियक। क्लियर। अब जैसे हमने हाथ को मूव कराया तो ये हमारी मर्जी से हुआ मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसे हुआ? मर्जी से हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो मसल्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं ऐच्छिक मसल्स हैं, ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं। अब जैसे आपने शरीर के अंदर के अगर हम मसल्स की बात करें, जैसे कि फूड पाइप, भोजन नली, उसमें मूवमेंट होता है। आपकी ब्लड वेसल्स जो है, रक्त वाहिनियाँ, उनके अंदर रक्त का फ्लो हो रहा है तो उसमें मूवमेंट हो रहा है। क्लियर। इस तरह से जो इंटेस्टाइन्स हैं जो आते हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये मर्जी से नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है मूवमेंट, तो वो हो जाएगा कौन सा मूवमेंट? नॉन वॉलेंट्री, या वहाँ पर जो मसल्स हैं वो हैं नॉन वॉलेंट्री मसल्स। क्लियर। और हार्ट में भी मूवमेंट होता है, वो भी नॉन वॉलेंट्री है, बट उसको हमने एक अलग कैटेगरी बना दी है कार्डियक मसल्स के नाम से। इस तरह से अब आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ये जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है ना, जितना ही मूवमेंट हो रहा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इसको निर्देश कौन दे रहा है? तो वो सब कुछ काम कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम ही है जो ये मूवमेंट को या ये इन मसल्स को सिग्नल देता है। नर्वस सिस्टम से ही सिग्नल्स पहुंचते हैं तो मसल्स मूवमेंट कराते हैं, चाहे वो वॉलेंट्री हो चाहे नॉन वॉलेंट्री हो। अब नर्वस सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? वो है ब्रेन। ब्रेन ही सब कुछ रेगुलेट कर रहा है, मस्तिष्क ही सब रेगुलेट कर रहा है। ब्रेन के कई सारे पार्ट होते हैं, समझ गए ना? ब्रेन के कई सारे पार्ट हैं। ब्रेन को हम बेसिकली सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन, और फिर सभी के 2-2 पार्ट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में डीप में। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कौन सा पार्ट है जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्लियर। तो यहाँ पर ब्रेन का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, हायर जो ब्रेन फंक्शन से वो परफॉर्म करता है, वो होता है कौन? सेरिब्रम। तो जो मूवमेंट है उसको भी कौन रेगुलेट करता है? सेरिब्रम। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है उसके पहले आप लोग ये डायग्राम को देख लीजिए। ब्रेन का डायग्राम है। अब ब्रेन के डायग्राम के जो पार्ट है इंपॉर्टेंट वो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो मैक्सिमम पार्ट होता है ना ब्रेन का, ये वाला पार्ट, ये जो सबसे ज़्यादा पार्ट है, इसे ही बोलते हैं सेरिब्रम। क्लियर। या फोर ब्रेन या सेरिब्रम, समझ गए? इसके बाद ये जो पार्ट है आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पार्ट। क्लियर। ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, इनको बोला जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में जो पार्ट आते हैं ना, मिड ब्रेन में वो आते हैं, मिड ब्रेन के जो पार्ट हैं वो होंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं। क्लियर। फिर आता है हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन की बात करें तो उसके जो पार्ट होते हैं ना वो ये होते हैं, एक तो सेरिबेलम, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ ये वाला जो पार्ट है ये है सेरिबेलम, और उसके अलावा जो पार्ट होता है वो होता है मेडुला ऑब्लागेटा। मेडुला ऑब्लागेटा ये वाला पार्ट वो होता है हिंड ब्रेन का पार्ट। तो ये ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ये है सेरिब्रम जो सबसे डेवलप पार्ट है, इसके अलावा है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर। इसके अलावा सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लागेटा। इसके अलावा मिड ब्रेन में जो आते हैं वो इसमें लिखे नहीं है, ठीक, वो हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि शरीर के अंदर या शरीर का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? तापमान से को नियंत्रित करने से संबंधित जो अंग है वो कौन सा है? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि जो भी मैंने बताया। देखिए शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने वाला जो अंग है वो है हाइपोथैलेमस। क्लियर। हाइपोथैलेमस के जरिए शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में या स्लाइवा में पाया जाता है? देखिए लार या स्लाइवा की बात करें ना तो उसमें
दो टाइप के एंजाइम होते हैं। देखिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और काइमोट्रिप्सिन। तो बेसिकली अगर हम बात करें लार की, तो लार में दो टाइप के एंजाइम होते हैं, और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें होगा टाइलिन और एमाइलेज, तो यहाँ पर होगा टाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? एनर्जी फॉर्मेशन के लिए कोशिकाएं किस चीज़ का उपयोग करती है? एमिनो एसिड का, ग्लूकोज का, वसा का, या सुक्रोज का? देखिए आप लोग बस इतना समझें, ऊर्जा का निर्माण जो होता है ना शरीर के अंदर, वो होता है ग्लूकोज से। क्लियर? शरीर या कोशिकाएं जो बेसिक यूनिट है GLUCOAC, तो कौन करता है ऊर्जा का निर्माण? ग्लूकोज करता है। क्लियर? प्रोसीजर जो होती है एनर्जी फॉर्मेशन की वो ऐसे होती है, जब आप श्वसन करते हैं, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन चाहे वो इंडिविजुअल सेल का हो या बॉडी का, जब हम श्वसन करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को सक करते हैं, ऑक्सीजन कोशिका के अंदर या ब्लड के अंदर पहुंचता है। अब जब ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगा या सेल के अंदर जाएगा तो वो ग्लूकोज को बर्न करेगा। ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करेगा? बर्न करेगा। और जब ये ग्लूकोज बर्न होगा तो ऊर्जा बनती है, जिसको हम ATP भी बोलते हैं, या ATP उसकी एक प्रकार से एनर्जी करेंसी है, एडेनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। तो ऊर्जा कैसे बनती है? जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को बर्न करती है तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ATP के फॉर्म में। क्लियर बात हो गई? तो यहाँ पे कोशिका प्रायः ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ग्लूकोज का। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये है, ये किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो वो कौन सी प्रोसीजर है जिसके द्वारा बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन पेड़ पौधों की कोशिकाओं में या पेड़ पौधों के अंदर इंटर करती है? देखिए ऑप्शन है किण्वन, विसरण, दहन, या फिर प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विसरण, यानी डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसीजर के जरिए पहुंचती है? डिफ्यूजन। अब देखिए डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होती है, तो बस आप लोग इतना समझें कि जो डिफ्यूजन सिर्फ दो ही प्रकार के पदार्थों में होती है, एक तो द्रव में यानी लिक्विड में, और दूसरे गैसेस में। तो क्या होता है, जब भी पदार्थ हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, पदार्थ में ये उनका कैरेक्टर है कि वो उच्च सांद्रता हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले भाग से निम्न कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन या निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर जाते हैं। अल्टरनेटिवली समझ गए? रेंडमली क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर गमन करते हैं। क्लियर? मूवमेंट करते हैं। इस प्रोसीजर को ही हम बोलते हैं विसरण, जो लिक्विड और गैसेस में ही होती है। क्लियर? तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में हाई है। अब वो कहाँ जाएंगे? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। इट मीन जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर वो जाएंगे, समझ गए, और कोशिकाओं के अंदर फिर वो पहुंचेंगे। तो ये हुआ है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। एक और एग्जांपल है पेड़ पौधों में, जैसे पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से पानी वहाँ पर आता है, पानी वहाँ पर खिंचता है। अब ये जो पानी जड़ों के अंदर पहुँचता है, ये प्रोसीजर भी कौन सी होती है? विसरण ही होती है। क्लियर? ठीक है। हालांकि उसको फिर हम ऑस्मोसिस कहते हैं कि पानी जब ऊपर चढ़ता है या वो होता है, वो प्रोसीजर ऑस्मोसिस है, और साथ में वो विसरण भी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो फिर अगेन वही क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? अगर हेल्दी मैन है तो उसका जो सही जो ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा? या 90/60, 120/80, 200/130 या 140/160? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 120/80। क्लियर? तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना वो होता है 120/80। क्लियर? इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए अगली स्क्रीन पर आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहला तो ये कि इस ब्लड प्रेशर को मेजर किसके द्वारा किया जाता है, तो वो होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। एक डिवाइस होती है जिसका नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर, उसी के द्वारा हम अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अब हमने बोला कि ब्लड प्रेशर की दो रेंज हमने लिखी, 120/80। तो आप लोग बस इतना समझें कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए 120 जो ब्लड प्रेशर है ना उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। कौन सा ब्लड प्रेशर होता है? ये सिस्टोलिक प्रेशर। और 80 जो प्रेशर होता है ना वो होता है डायस्टोलिक। क्लियर? तो अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लें। आप लोगों को पता है कि हमारा हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, वो एक बार सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक बार क्या होता है? रिलैक्स होता है, फैलता है। क्लियर? एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे गुब्बारे की तरह जब सिकुड़ेगा
समझ गए। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर क्या होगा, ब्लड के ऊपर या ब्लड वेसल्स में या हार्ट में, जहाँ पर भी ब्लड है वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि वो दब रहा है, वो सिकुड़ रहा है, तो प्रेशर हाई होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तब जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, इसलिए ये कितना होता है, नॉर्मल 120 mm। और जब वो रिलैक्स होता है, जब हार्ट मसल्स रिलैक्स होती हैं, क्लियर, तब प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्लियर। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि एक जनरली सामान्य स्थिति में कितना होता है, 80 mm, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई। 120/180 का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो मनुष्य के शरीर में इंपॉर्टेंट जो है श्वसन अंग वो क्या है, तो आप लोगों को पता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमारे लंग्स हैं, क्लियर। हालांकि अगर हम बात करें नाक, ट्रेकिया, क्लोम, तो नाक और ट्रेकिया भी वही से रिलेटेड है, पर इंपॉर्टेंट जो श्वसन अंग है, जो खास श्वसन ही कर रहा है, वो कौन सा है, वो है लंग्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इट मीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डायरिया, टीबी, डायरिया, निमोनिया या फिर बी एंड सी। तो सिंपल सी बात है, आप लोग पता है टीबी और निमोनिया ये दोनों फेफड़ों से संबंधित बीमारी हैं, क्लियर। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टीबी और निमोनिया। तो बेसिकली जो बीमारियां रिलेटेड हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन से वो कौन सी हैं, वो है टीबी और निमोनिया, क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छूट गया था मनुष्य में, हाँ ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छूट गए। तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है, क्लियर। बुद्धि और चतुराई यानी इंटेलिजेंस और चतुराई का जो सेंटर है, जो केंद्र है, समझ ना, इंटेलिजेंस सेंटर कौन सा होता है बॉडी में, तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये ब्रेन से रिलेटेड ही होगा। अब ब्रेन हमको पढ़ना पड़ेगा पूरी तरह से कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं जो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो देखिए क्या सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो मैंने आप लोगों को बताया है शरीर का ब्रेन का सबसे डेवलप पार्ट है सेरिब्रम, और जितने भी हायर ब्रेन फंक्शन होते हैं, अच्छी या उच्च कोटि के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे बुद्धि, चतुराई या फिर याददाश्त, समझिए ना, मेमोरी फॉर्मेशन, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ना वो सेरिब्रम के वर्क होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, सेरिब्रम। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर छूटा है, वो ये है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है ब्लड में। देखिए ग्लूकोज एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए, समझे। ग्लूकोज अगर ज़्यादा होगा तो आप लोग पता है कि क्या होगा, कि ग्लूकोज के ज़्यादा होने पर डायबिटीज़ की बीमारी होगी। तो एक फिक्स अमाउंट में ग्लूकोज होना चाहिए। अभी जो ग्लूकोज की मात्रा है इसको कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन हार्मोन, क्लियर। इंसुलिन ही ब्लड में ग्लूकोज या रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, क्लियर। इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये बनता है पेंक्रियास के अंदर, क्लियर। पेंक्रियास यानी अग्नाशय, अग्नाशय से इस हार्मोन का निर्माण होता है, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अग्नाशय में 3 प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, एक इंसुलिन, ग्लाइकोजन और सोमेटोस्टेटिन। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंसुलिन, जो ग्लूकोज के अमाउंट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लिया है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से देखिएगा। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, तो आप लोग मैक्सिमम से इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।